तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेटेस्ट मूवी ओपनहाइमर की, जिन्हें की दुनिया फादर ऑफ एटम बम के नाम से भी जानती है, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक पावर का इस्तेमाल करते हुए विश्व के लिए ऐसा खतरनाक हथियार बनाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। क्रिस्टोफर नोलन्स की डायरेक्शन में बनी ये मूवी, जिसके अंदर मेन लीड में क्लीन मर्फी को दिखाया गया है, जिन्होंने ओपनहाइमर का रोल किया है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही गई बात को इस कदर अपने दिमाग में बिठा लिया, जिसके बाद उन्होंने यह विनाशकारी बम का आविष्कार किया। इस मूवी में श्रीमद् भगवत गीता को लेकर इंडिया के अंदर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया के अंदर इस मूवी को बैन कर दिया जाए। वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या कारण है जो कि इंडिया में ये मूवी बैन हो सकती है। तो बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं हॉरिबल लाइन। तो स्टोरी की शुरुआत प्रेजेंट टाइम से होती है, जहाँ की ओपनहाइमर के ऊपर एक केस चल रहा था। उसके बाद यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ की हमें एसीसी के हेड लेविस स्ट्रॉस को दिखाया जाता है, जिसका रोल रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने निभाया है। अब अगर आप एक्टिंग को सही मायने में समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस मूवी के अंदर एक एक कैरेक्टर को चुन चुन कर लिया गया है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम एक छोटे से कोर्ट रूम की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग ही बैठे हुए थे, जो कि इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि 16 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एक्सप्लोजन हुआ था, जिसका सारा इल्जाम ओपनहाइमर के ऊपर आ रहा था। जिसके बाद उनसे यह पूछा गया कि क्या आप बचपन से ही ऐसे खतरनाक माइंडेड बच्चे थे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ओपनहाइमर को उनके कॉलेज के दिनों में देख पाते हैं, जहाँ की उनकी केमिस्ट्री क्लास चल रही थी, जिसके ऊपर उनका थोड़ा भी ध्यान नहीं होता। हर वक्त उनके दिमाग में बस एटॉमिक एनर्जी ही घूम रही होती थी, जहाँ की वो सोचते रहते थे कि क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स किस प्रकार काम करते हैं। इन सभी के बीच उनके हाथ से एक बोतल टूट जाती है, जिसकी वजह से उनके टीचर उनके ऊपर काफी गुस्सा करते हैं। जिसके बाद उनके टीचर उनको सारी चीजें सेट करने को बोलते हैं। जिसके बाद ओपनहाइमर बोलते हैं कि आज नील्स बोर्ग का काफी बड़ा लेक्चर है, जहाँ की मुझे जाना है। नील्स बोर्ग उस टाइम के बहुत बड़े फिजिशियन थे। जिसके बाद ओपनहाइमर के टीचर और उनकी पूरी क्लास नील्स बोर्ग का लेक्चर सुनने के लिए चले जाते हैं और ओपनहाइमर को पूरी क्लास के बोतल को सेट करने का आदेश दिया जाता है, जिसके गुस्से में वो अपने टीचर के एप्पल में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है और पहुंच जाता है नील्स बोर्ग का लेक्चर अटेंड करने के लिए। जहाँ की उनका लेक्चर खत्म होने के बाद वो सभी बच्चों से पूछते हैं कि आपको फिजिक्स को लेकर के कोई सवाल मेरे से पूछना है। जिसके बाद ओपनहाइमर उनसे एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि उन्होंने उनसे लंदन में भी पूछा था। इसी क्वेश्चन के बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से पलट गई, क्योंकि अगले ही दिन ओपनहाइमर को उनकी केमिस्ट्री क्लास में अकेले बुलाया गया, जहां पर कि उनके टीचर के साथ नील बोर्ग भी मौजूद थे। उसके बाद जैसे ही ओपनहाइमर केमिस्ट्री क्लास पहुंचते हैं, तो वो नील बोर्ग के हाथ में सेम एप्पल देखते हैं, जिसके ऊपर कि कल उसने पॉइजन इंजेक्ट किया था। अब नील बोर्ग का कहना था कि तुम्हारा दिमाग काफी तेज है, पर तुम्हारी थ्योरीज में काफी सारी कमियां हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस शहर से थोड़ी दूर जाओ और वहाँ पर अपने थ्योरीज के ऊपर काम करो। मैं तुम्हें एक कॉलेज का नाम बताता हूँ, जहाँ पर तुम्हें लॉरेंस मिलेंगे, जो कि तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे एटॉमिक पावर में आगे बढ़ा जाए और कैसे अपनी थ्योरीज को सही किया जाए, जिससे तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी चीजों को जानने और समझने में। अब देखो यार, उस टाइम पर न्यू मैक्सिको में एटॉमिक पावर को लेकर के कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था लोगों का। वहीं दूसरी तरफ ओपनहाइमर एटॉमिक एनर्जी से कोई नई खोज करके दुनिया के सामने लाना चाहते थे। खैर, कहानी पर फोकस करते हैं। तो सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि अमेरिका और रशियन के बीच में कभी नहीं बनती थी, और इनके बीच जो मेन कड़ी थी वो थे कम्युनिस्ट, जो कि हमेशा इन दोनों देश के बीच में लड़ाई कराया करते थे। और ऐसे ही किसी कम्युनिस्ट पार्टी में ओपनहाइमर पहुंच जाते हैं। उसी पार्टी में जीन नाम की एक लड़की से इनकी मुलाकात होती है, जहां इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद ये इंटीमेट भी होते हैं, जहां के इनके बीच बहुत बड़ी कन्वर्सेशन भी होती है, जो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताने वाला हूँ। और उसके बाद ही ओपनहाइमर ये बम बनाने के लिए इंस्पायर होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओपनहाइमर लॉरेंस से मिलते हैं, जो कि एटॉमिक बम के ऊपर फिजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब एक तरफ ओपनहाइमर की सारी थ्योरीज गलत हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस का एक्सपेरिमेंट सही होता दिखाई दे रहा था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ओपनहाइमर की बीवी किटी हैमर को देखते हैं, जहाँ पर कि इनकी शादी आगे होने वाली थी। शादी होने के बाद भी ओपनहाइमर जिन से मिलता रहता है, जहाँ पर कि उसकी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो ओपनहाइमर से ये कहती है कि तुम मेरे पास ही रहो, क्योंकि मैं डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। और ओपनहाइमर समझाता है कि अब मेरी शादी हो गई है और हमारा मिलना सही नहीं है। अब यहाँ से कहानी नया मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि ग्रॉस जो उस टाइम के यूएस के जनरल थे, वो ओपनहाइमर से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर कि वो उनको बताते हैं कि रशिया भी एटॉमिक बम के ऊपर काम कर रहा है, ऐसा उनको उनके गुप्तचरों से पता चला है, और अगर रशिया के हाथ में ताकत लग गई तो हमारा खात्मा मिनटों में हो जाएगा। इसलिए वो ओपनहाइमर को एक एटॉमिक बम बनाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ग्रॉस को ये बात पता थी कि पूरे देश में ओपनहाइमर ही है जो ये काम कर सकते हैं। पर इस काम के लिए उनको काफी सारी चीजों की जरूरत थी, जैसे जगह, पैसा और साइंटिस्ट। जिसके बाद ओपनहाइमर तुरंत एक साइंटिस्ट की टीम बनाते हैं और लॉस एल्मोस की एक जगह पर, जो कि बहुत समय से बंजर पड़ी हुई थी,
वहाँ एक पूरा का पूरा नकली शहर बसा देते हैं, क्योंकि ओपनहाइमर का मानना था अगर सभी साइंटिस्टों के परिवार उनके साथ रहेंगे तो हमें रिजल्ट बढ़ चढ़कर मिलेगा। एक दिन कुछ इक्वेशन के चलते एडवर्ड नाम का एक बंदा ओपनहाइमर के पास आता है और वो ओपनहाइमर को वार्न भी करता है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में हमसे एक छोटी सी गलती भी हो गई तो एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा, जिसका परिणाम काफी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि वो आसपास की चीजों को अपने अंदर समा लेगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलते हैं। उनका भी यही कहना था कि ये काफी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सब आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा बम बनाने का ऑर्डर आखिर किसने पास किया, कौन कौन इसमें शामिल था और किस प्रकार इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा दिया गया। इसके ऊपर कहा गया कि अगर दुश्मन देश हमसे पहले इस ताकत को हासिल कर लेता तो हमारा खात्मा मिनटों में हो जाता। अब ओपनहाइमर को बम बनाने में करीब करीब 2 साल लगे, जहाँ पर कि उनको $2 अरब का खर्चा आया और जिसमें हजारों लोगों की मेहनत भी शामिल थी। इन सब के बीच ओपनहाइमर को खबर मिलती है कि जिन ने सुसाइड कर लिया है, जिसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि वो उनके काफी करीब थी। क्योंकि आप सभी को पता ही है जिन ने ओपनहाइमर को अपने पास रहने के लिए कहा था। अब ये समय ओपनहाइमर के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों से भर गया। एक तरफ जिन की मौत और दूसरी तरफ बम बनने के लिए बिल्कुल तैयार ही था। अब यहाँ पर एडवर्ड ने उन सभी को हाइड्रोजन का ऑप्शन भी दिया था, जो कि 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। पर यहाँ पर ओपनहाइमर को ये बात पता थी कि अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए बम बनाया तो और भी देश हमें कॉपी करेंगे, जिसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर में पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम दुनिया की सबसे पहले एटॉमिक बम की टेस्टिंग देखने वाले थे। एक छोटे से बम के साथ प्रयोग किया गया, जिसमें कि इसका धमाका इतना तेज था कि उन लोगों के होश के साथ उनकी टोपियां भी उड़ गई। जिसके बाद वो सभी के सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और प्रेसिडेंट तक ये खबर पहुंचाई जाती है, जहाँ पर कि उन्हें परमिशन देना था कि ये बम कहाँ पर और किसके ऊपर गिराना है। अब इस वक्त रशिया और अमेरिका दोनों ही बहुत बड़े ताकतवर देश थे, जिनके बीच की जापान लड़ाई कर रहा था। इसलिए प्रेसिडेंट को आसान शिकार जापान लगा। जापान की 16 जगह को पॉइंट आउट किया गया, जिसमें से कि प्रेसिडेंट को कोई एक जगह चुननी थी। जैसा आप लोगों को पता ही है कि उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी को चुना। जिस दिन बम की फाइनल टेस्टिंग थी वहाँ काफी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से इनकी मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही बम पानी के संपर्क में आता है बम किसी काम का नहीं रहता। मगर अगले ही दिन जनरल ग्रोव्स को न्यूयॉर्क पहुंच कर सारी की सारी खबर देनी थी कि हमने जो चीज बनाई है इतने साल मेहनत करके, इतने पैसे बर्बाद करके, वो काम करती भी है या नहीं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वहाँ 5 बजे के बाद बारिश रुक जाती है, जिसके बाद फाइनल टेस्टिंग की जाती है। अब वो मूवमेंट आ जाता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, फाइनल टेस्टिंग, जिसका धमाका इतना तेज था जिसने विश्व में अपना नाम रच दिया। अब ये पूरी कहानी इसी धमाके के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से मीलों दूर बैठे लोगों की टोपी उड़ गई, यहाँ तक कि धरती भी हिल चुकी थी। उसके बाद अपने इस एक्सपेरिमेंट मैनहट्टन में कामयाब होने के बाद यूएस गवर्नमेंट जापान के ऊपर बम गिराने के लिए तैयार थी। मुझे लगा था कि बम गिराने की कुछ वीडियो फुटेज वगैरह दिखाई जाएंगी, पर ऐसा कुछ ना होते हुए यहाँ पर सीधा परिणाम की बात की गई, जिसमें कि बताया गया इस बम की वजह से 20,20,000 लोग मारे गए। जहाँ पर कि यूएस गवर्नमेंट काफी ज्यादा खुश थी, वहीं दूसरी तरफ अंदर ही अंदर ओपनहाइमर काफी दुखी थे, क्योंकि उनकी वजह से लाखों लोग मारे जा चुके थे। उनकी आंखों के सामने वो खतरनाक मंजर हमेशा चलता रहता था, जहाँ की वो सोचते रहते थे कि धमाका कितना खतरनाक था और उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई। इसके कुछ दिन के बाद ओपनहाइमर की मीटिंग डायरेक्टली प्रेसिडेंट से करवाई जाती है, जहाँ पर कि ओपनहाइमर का कहना था कि हमने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जीत हासिल कर ली है, पर हमें इसका प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, क्योंकि दूसरे देश हमारा मुकाबला करने के लिए ऐसे और भी बॉम्ब्स बनाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो लाखों नहीं करोड़ों मासूम लोगों की जान जाएगी, जिसमें कि वो सभी के सभी खून का श्रेय ओपनहाइमर के ऊपर ही आएगा। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं ये बॉम्ब तुमने नहीं मैंने गिरवाया है, और इसलिए खून से हाथ तुम्हारे नहीं मेरे रंगे हैं, इसलिए इस बॉम्ब के ऊपर काम होता रहेगा और हम आगे भी इसका प्रोडक्शन करते रहेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कोर्ट रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि सभी के सभी वकील, साइंटिस्ट और पुलिस वाले यह दलील देने लगते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल था और किसकी वजह से क्या हुआ। अब यहाँ पर एंड में हमें पता चलता है कि स्ट्राउस यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिन्होंने की इस मूवी में स्ट्राउस का रोल किया है, उसकी 2 बार ओपनहाइमर द्वारा बेइज्जती की जाती है, जिसका बदला लेने के लिए वो कुछ ऐसी परिस्थिति ओपनहाइमर के सामने बना देते हैं, जिसकी वजह से ओपनहाइमर ने ये बम बनाया जो दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। जिसके बाद ओपनहाइमर की बीबी केटी हैमर सामने आती है, जिन्होंने की ये बताया कि ये सारी की सारी साजिश लेविस स्ट्रॉ की है, और एंड में ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाती है, और उसके बाद ओपनहाइमर के ऊपर लगे सारे इल्जाम भी हट जाते हैं। अब मूवी की एंड में ओपनहाइमर और आइंस्टाइन के बीच में छोटी सी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बम्बिंग की कुछ इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिखाई जाती है, जहाँ पर उनका कहना था कि ये विनाश का रूप ले लेंगी, तो जो भी करना वो सोच समझ कर ही करना। एट द एंड हमें यह दिखाया जाता है कि ओपनहाइमर को हाइड्रोजन बम्बिंग के बारे में पता चल गया था, और उसे यह भी पता था कि आगे चलकर ये वजूद में आएंगी, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अब हम बात करेंगे कि क्यों ये मूवी कंट्रोवर्सी में चल रही है और हो सकता है ये इंडिया में बैन हो जाए। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था ओपनहाइमर और जीन के बीच में सेक्सुअल सीन हुआ था, क्योंकि उसी टाइम पर गीता की कुछ पंक्तियां जीन द्वारा ओपनहाइमर से पढ़वाया जाता है, जो कि श्री कृष्ण द्वारा गीता में संस्कृत में बोला गया था, यानी गीता के जो श्लोक है वो गलत टाइम पर पढ़े गए हैं,
जिसमें कि श्री कृष्ण ने लिखा था, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, विनाश का कारक हूँ और सभी का अंत मुझसे ही होगा। और यही वो कुछ लाइनें थी जिन्हें ओपनहाइमर ने अपने दिमाग में बिठा लिया था, जिसके बाद वो फादर ऑफ एटॉमिक बम बने। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप लोग मुझे कमेंट द्वारा बता सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा।